नमस्कार, खबर भारत के हमारे इस कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती उपाध्याय। आज हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं श्री दिनेश कुमार कौशल जी, जो कि वर्तमान में भोपाल एडिशनल एसपी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं श्री दिनेश कुमार कौशल जी से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका बहुत बहुत बधाई, स्वागत जी। सर सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि शुरुआत आपने कैसे की, पुलिस विभाग में आने का आपका जो एक पैशन था वो आप में कैसे आया, कब डिसाइड किया कि पुलिस सर्विसेज ही ज्वाइन करनी चाहिए? बिल्कुल, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि युवाओं के लिए या जो रोज़गार तलाश रहे हैं या पुलिस सेवा में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। हम लोग जब पढ़ते थे, पढ़ने के बाद हम लोगों ने एनसीसी ली। एनसीसी लेने के बाद उसमें जब हम लोग काम करते हैं या एनएसएस में काम करते हैं तो एक राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और एक यूनिफॉर्म जॉब के प्रति आकर्षण बनता है। उसी दौरान हम लोगों ने सोच लिया था या तो आर्मी वाले यूनिफॉर्म जॉब में जाएंगे या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस रहते हैं उसमें चले जाएंगे या फिर सिविल में पुलिस जॉब ले लेंगे। आप मानेंगे हम लोगों ने उसी समय से स्कूल के समय में सोचा कि कहीं ना कहीं पुलिस तो बनी जाएंगे एनी हाउ। फिर कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी हमारा ये था। फिर जैसे भी करके हम लोगों ने इस MPPSC वाला जॉब एग्ज़ाम दिया, उसमें भी जो हम लोगों ने अग्रमानता भरा तो उसमें भी हमारी जो प्राथमिकताएं थी उसमें हमारा उप पुलिस अधीक्षक ही प्राथमिकता था कि एनी हाउ हम लोग पुलिस के जॉब में आ जाएं। और ऊपर वाले ने और आप सब लोगों की दुआओं से आज यहाँ पे हम पहुँचे हैं। और मेरा इसमें कहना ये है कि सभी युवाओं से भी कि जो आप इसी तारतम्य में जब आप करते हैं तो उसी दौरान आप एक लक्ष्य लेके बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, आपकी जर्नी को जिस तरह हमने सुना तो एक चीज़ बहुत साफ दिखाई देती है कि आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। आप क्लियरिटी से देख रहे थे कि आपको जाना कहाँ है। पर चूंकि युवाओं की अगर बात करें तो आज सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और यूथ नशे की तरफ भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सर डिस्ट्रैक्शन बहुत है लाइफ में, तो फोकस कैसे करें वो अपने लक्ष्य पर? बिल्कुल रूप से जो आज की ज्वलंत समस्या है, ना केवल प्रदेश की, देश की, इवन पूरे विश्व की समस्या है नशे को लेके। नशे के रूप में कैसे हम नशे को बैन कर सकें या उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें, इसलिए पुलिस समय समय पे बड़े बड़े अभियान चलाते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। जो बड़े बड़े ड्रग्स हैं, इवन हम लोग तो पीने वाले भी उनको तलाश के कौन कर रहा है उनसे पूछताछ करके आगे भी कार्रवाई करके हर स्तर पे प्रयास करते हैं कि नशा जो भी बेच रहा हो उनके कार्रवाई करें और जो नशा पीने वाले उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई करें। इवन कुछ ऐसे भी हैं जो संगत में हैं तो उनको समझाइश दे के भी काम करते हैं। तो नशा तो एक बड़ी समस्या है और जो जागरूक होके और माँ बाप का और दोस्तों से बात करके इसको दूर किया जा सकता है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि ना दूर किया जा सके। और लक्ष्य प्रयास तो करना चाहिए कि हमें पहले क्लियर हो जाता है कि लगभग हमें सरकारी जॉब करना है या प्राइवेट जॉब करना है। आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हो या जैसे भी आप जिस दिशा में जा रहे हो तो हमें क्लियर हो जाता है कि हम यहाँ जाएंगे। जैसे मैं अपना बता दूं, हमें लगा कि पुलिस जॉब या यूनिफॉर्म जॉब में ले लूँगा तो लगभग 8 गवर्नमेंट जॉब हमने लिए। उसमें सब इंस्पेक्टर भी थे और जो DSP लेवल पे थे, असिस्टेंट कमांड लेवल पे थे वो भी, और यहाँ पे भी इवन हम लोग जो UPSC एग्ज़ाम भी दे रहे थे तो उसमें भी हम लोग का लक्ष्य था कि IPS और बनेंगे। तो इस तरह से सब लोग बना सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। बस ये है कि अच्छा परिश्रम करें, कम और अच्छा पढ़ें तो हो जाता है, मुझे लगता है। जी सर, अगर फिटनेस की बात करें तो पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि पुलिस विभाग में फिटनेस को लेकर काफ़ी अवेयरनेस दिखाई दे रही है। आप भी फिटनेस का काफ़ी ध्यान रखते हैं, तो इतने बिजी शेड्यूल में सर फिटनेस के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं और क्या करते हैं आप? कोई भी यूनिफॉर्म जॉब हो, आप जैसे में फिट हैं तो आपको सब पूछते भी हैं, बात करते हैं और आपको सब पब्लिक देखती है। यदि आप सड़क पे हैं, सड़क पे खड़े हैं तो यदि तौंद यदि है या आपका शरीर बेडौल है तो उसमें फिर दिक्कत आती है और एक छवि बनती है आम नागरिक में कि यार ऐसे फोर्स ठीक नहीं है।
तो उस तरह से हम लोग पूरा प्रयास करते हैं और अपने नीचे वाले स्टाफ को भी और सभी तरह से हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी बड़े फिट हैं और प्रयास करते हैं कि एनी हाउ या तो आप जॉगिंग करो सुबह या फिर खान पीन में नियंत्रण रखो या फिर इवनिंग में समय या रात में दिन में। हम लोग तो रात्रि गश्त में भी टाइम निकालते हैं कि रात्रि गश्त में गाड़ी से यदि निकलते हैं तो कहीं जाना है तो 1-2 किलोमीटर 4-6 किलोमीटर पैदल चल लिया। तो मतलब कहना ये चाहते हैं कहीं ना कहीं अपन अपने शरीर के लिए कहीं भी कर सकते हैं जहाँ आपको समय हो। जॉब में रहते हुए पैदल मार्च तो और अच्छा रहता है, पब्लिक भी बहुत पसंद करती है। हम लोग कई बार ऐसे गणना के बाद निकलते भी हैं और उसको पब्लिक ने बड़ा लाइक किया है। फिटनेस किसी भी रूप में, योगा के रूप में करें या आप जिम के रूप में करें या फिर भाग दौड़ करके करें, निश्चित रूप से करना चाहिए और ये अपने शरीर के लिए और स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। जी सर, और एक फिट पुलिस जनता में ये विश्वास भी पैदा करती है कि आप सुरक्षित हैं। सर, आपने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है आओ पुलिस को जाने। उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें, किस बेस पर आधारित है, उसका सारांश क्या है? जी बिल्कुल, चूँकि मुझे लगा कि हम लोग पुलिस में जॉब कर रहे हैं और पब्लिक को कई समस्याएं ऐसी है जो बड़ी छोटी छोटी है। जी, कैसे थाने में जाएं, किससे मिलें, कैसे एफआईआर कराएं या किस में क्या काम करना है, फिर एफआईआर हो जाती है तो देन फिर क्या प्रोसेस रहता है, वो सब चीज़ें हमने एक सोचा कि क्यों कंपाइल करके क्यों ना उसको एक बुक रूप में परिवर्तित करें। हमारे मनीष जी उन्होंने बड़ा साथ दिया उसका और उन्होंने पब्लिश इंदिरा प्रकाशन से पब्लिश की उस बुक को। तो उस बुक में हमने पूरा दिया है कि कैसे पुलिस का हमारा विकास हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ी, फिर उसके बाद हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में या देश में क्या हायरार्की है। पहले कांस्टेबल होता है, फिर हवलदार होता है, फिर एएसआई होता है, देन सब इंस्पेक्टर और फिर टीआई एंड सीएसपी, फिर एडिशनल एसपी, एसपी और देन हमारी पूरी हायरार्की डीआईजी, आईजी साहब और एडीजी साहब और डीजी साहब तक जाती है। तो हर स्तर पे आम पब्लिक जा सकते हैं, यदि कोई सुनवाई नीचे नहीं कर रहा है तो ऊपर कर सकते हैं। अब समाधान ऑनलाइन भी है, सीएम हेल्पलाइन भी है और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करें। अब तो ऑनलाइन भी आप एफआईआर कर सकते हो, आपने देखा होगा, मेल के माध्यम से भी भेज सकते हो, वो सब चीज़ें उसमें दी है। और फिर उसके बाद हमने ये भी बताने का प्रयास किया है कि यदि कोई गलत संगत में पड़ता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। उसमें हम लोग अब बच्चों को भी, जो हमारे बाल मित्र हैं, बाल पुलिस मित्र हैं, उनको थाने भी घुमाते हैं। थाने घुमाने में दिखाते हैं कि यदि कोई गलत काम करते हो तो हवालात में कैसे बंद रहना पड़ता है या फिर कैसे उनको दिक्कत आती है, कैसे एफआईआर होती है, कैसे चार्जशीट होती है, जिससे वो भी आगे मोटिवेट हो सके दूसरों को भी कि अच्छे काम करें और देश में और समाज के विकास में योगदान करें। ये हमने कंपाइल करके उसमें दिया है, निश्चित से आप भी पढ़िए, बड़ी अच्छी बुक है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये हम सभी को पढ़ना चाहिए और इसमें बहुत ज़रूरी जानकारी जो हमारे लिए ज़रूरी है वो इसमें मिलेगी। सर, चूँकि कोरोना का दौर चल ही रहा है और अगर हम कोरोना की पहली या दूसरी लहर की बात करते हैं, जी, तो काफ़ी मुश्किल दौर रहा वो और आप लोगों की जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई थी। बिल्कुल, हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं पुलिस बल संक्रमित हुए हैं, चाहे लॉकडाउन का पालन कराना हो या ज़रूरतमंदों तक ज़रूरी सामान पहुंचाना हो, हर जगह पुलिस का बहुत सहयोग रहा। कैसे याद करते हैं उस दौर को सर? पूरे विश्व की बड़ी महामारी के रूप में हम लोग कोरोना को जानते हैं। कोरोना जो फर्स्ट लहर आई उसमें भी काफ़ी दिक्कतें पब्लिक को ही, पूरा लॉकडाउन का पालन करना पड़ा कई महीनों तक। मास्क से लेके सैनिटाइज से लेके कई चीज़ें उसमें लोगों के संज्ञान में आई और बाकी आपस में रह के या फिर सही वातावरण में रह के या सही काम करके कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ये सभी लोगों ने जाना। स्वच्छता का क्या महत्व है वो सब चीज़ें लोगों ने जाना और डॉक्टर की महत्वता, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की, पुलिस कर्मचारियों की महत्ता के बारे में भी लोग बाग बड़े पॉजिटिव हुए, क्योंकि जहाँ पहले पुलिस में एक थोड़ा सा कहते हैं कि नेगेटिव छवि उसके पहले रहती थी, पर कोरोना के बाद पुलिस ने जिस हिसाब से काम किया सड़क पर खड़े होके, वो बड़ा सभी के हिसाब से सबको पता चला कि कैसे पुलिस काम करती है। और सड़क पर खड़े होके दूसरों को ना केवल बाहर निकलने से मना करना या फिर उसकी जो भी ज़रूरतें हैं या कई ऐसे क्षण जहाँ पे भावनात्मक रूप से भी आवश्यकता बच्चों को थी, भले वो जन्मदिन मनाना हो या फिर कोई और ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे उसको कोई आवश्यकता थी। फर्स्ट लहर में हम लोगों ने ये सब चीज़ किया, पुलिस को बड़ा पॉजिटिव रूप में देखा भी गया। और सेकंड लहर जब आई तब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा पुलिस को भी और पब्लिक को भी।
उसमें कई डेथ भी हुई हैं, जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। और उसमें पुलिस वालों ने भी बड़ा काम करते हुए, चाहे बैरिकेड्स में लगे हों, चाहे उस जोन में लगे हों, या क्रिटिकल स्थिति में भी थे, तो उस तारतम्य में बीमार भी हुए वो, और कई में हमारे जो साथी थे वो शहीद भी हुए। कुल मिला के कोरोना में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अभी भी जो थर्ड लेयर की बात बार बार आती है उसमें बाकायदा पूरा पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, और जो भी सभी लोग समय समय पर बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, उसका पालन करें, जिससे आगे जाके हमें कोई भी अपूर्णीय क्षति ना हो पाए और हमारा पूरा समाज, देश एक साथ और विकास धारा जो चल रही है और आगे तरक्की होती रहे। जी, हम भी सर श्रद्धांजलि देते हैं उन सभी पुलिस कर्मियों की जिन्होंने हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए अपना प्राणों का बलिदान दिया। सर, आप ग्वालियर रेंज में रहे जी। दतिया, भिंड, मुरैना जैसी जगहों पर आपने बखूबी कार्यभार संभाला है, जो कि पूरा क्षेत्र अपराधों से घिरा हुआ है। कई सारे आपने एनकाउंटर्स भी वहां पर किए हुए हैं, जिसके लिए तमाम बड़े पुरस्कारों से आपको सम्मानित भी किया गया है। कोई ऐसा वाकया या किस्सा याद आता हो जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? बिल्कुल। आप लोग को पता होगा कुछ समय पहले डकैती की जो समस्या भयावह रूप में मध्य प्रदेश में थी जी, उसी में हमारी पोस्टिंग ग्वालियर के बाद दतिया में हुई। दतिया में भी डकैती समस्या थी और हम लोग नेचुरली नए नए थे, प्रोबेशन के बाद जस्ट आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। पर हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली एक जगह की रात में फला जगह कुछ गैंग आ रही है और किडनैप करने वाली है। तो उस समय किडनैप करके फिरौती मांगते थे या मर्डर वर्डर भी कर देते थे, काफ़ी समस्याएं रहती थी। हम लोग अपने पास जो भी हमारे पास उपलब्ध बल था, बताई गई सूचना के आधार पे हम लोग लग गए एक जगह, और जो प्लान था हम लोग का उस हिसाब से आए। पर हम लोग को ये पता नहीं चला कि वो गैंग कब आ गई। तो हमारे रात भर हम लोग एक पूरे एरिया में, ऐसे जंगल में जहाँ पे गंदगी के अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, पूरा फोर्स हमारा जो 7-8 लोग थे पड़े रहे। पर नहीं, सुबह तक हम लोग को कुछ पता नहीं चल पाया। तो हमारा एक ड्राइवर वहाँ गया कि भाई हम देख लेते हैं, तभी वहाँ से वश फायर हुआ और हमारे हवलदार का जो हमारा ड्राइवर था और उसका पूरा कंधा घायल हो गया और वो जान बड़ी मुश्किल में बची, इवन राइफल भी छूट गई थी। तो ये पता चल गया कि ये फला जगह अभी हैं, और फिर हम लोगों ने पूरे घेराबंदी करके बराबर सब जो भी हिकमत अमली से या जो भी हमारे नियम कानून से हम लोगों ने पालन करते हुए उनको सामने ललकारा, और फिर घेराबंदी करके हमने उसमें से डकैत मारे। पूरी पब्लिक एक्चुअली रात के बाद सुबह हो गई थी, तो पूरा गांव इकट्ठा था। पूरे गांव वालों ने लाइव इनकाउंटर देखा और पुलिस किस तरह से काम करती है अपनी जान हथेली में लेके, क्योंकि फायर भी वो देख रहे थे और हम लोग को देख रहे थे, डकैतों को भी देख रहे थे। क्योंकि डकैतों को मारने जब वो चलाते हैं तो उनको तो कोई नियम कानून देखने नहीं है। हम लोग पूरा पालन करते हुए बाकायदा और सब चीज़ों से पालन करके और किया। तो उसमें 2 डकैत, जो गैंग लीडर था लाल बहादुर यादव और इसका एक साथी था, वो धराशायी हुए। काफ़ी मात्रा में हम लोग को आर्म्स एमुनेशन और बाकी चीज़ें मिली। फिर उसके जैसे 35-36 अपराध थे और कई वो थे, उसके ऊपर किडनैपिंग के केस भी थे। पूरे गांव ने बड़ी राहत की सांस ली। इवन जहाँ जहाँ आसपास उसका प्रभाव था उसमें, और इवन जब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई उसमें सारे गांव वाले आके बोले भी कि इस तरह का लाइव इनकाउंटर हम लोगों ने पहली बार देखा, और पुलिस ने बड़ी अच्छी तरह से काम किया। तो लगता है कि पुलिस निश्चित रूप से अपनी हथेली पे जान लेके चलती है। और कई बार ऐसे हुए, सागर में भी एक इनकाउंटर हुआ, उसमें भी हम लोगों ने 25,000 का एक इनामी गिरफ्तार किया। और भी कई ऐसे काम हैं, बहुत सारे इनकाउंटर्स किए गए और पुलिस ने बड़ी बहादुरी से काम करते हुए, और हम लोग की टीम को भी उसमें एक को आउट ऑफ टर्न भी मिला था, 2 लोगों को संभवतः, और इनाम भी मिला था। हम लोग को राष्ट्रपति मेडल भी, वीरता का पुलिस पदक भी मिला था। तो ऐसे पुरस्कार तो अपनी जगह है, पर ऐसे डकैत और पुलिस वालों ने लगातार काम किया, जिससे आज पूरे मध्य प्रदेश में डकैती की समस्या नगण्य है। और सब लोग इसी तरह काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, शायद खतरों से खेलने का दूसरा नाम ही पुलिसिंग है, जो आप सभी करते हैं। जी जी। सर, अपराधों की अगर बात चल ही रही है तो मैं साइबर क्राइम की तरफ थोड़ा जाना चाहूँगी कि लगातार बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम, उसको कैसे रोका जा सकता है, और कुछ ऐसी जानकारी या आप टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहें जिससे वो खुद भी सुरक्षित और सतर्क रह सकें। जी, साइबर क्राइम निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में
और ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसी सभी को है कि क्योंकि कोई भी आपके पास तकनीक है या फिर आपको कोई भी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, पूरी उसकी तरह से पालन करना और नियम से करें और अलर्ट होके करें, तो उसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इवन अब तो डिजिटल बैंकिंग भी, डिजिटल पूरा सारे काम होने लगे हैं। उसके साथ साथ आपको इतनी सुविधाएं बढ़ी हैं कि आपको पर्स भी लेके नहीं चलना, सारी चीज़ें आपका एक कार्ड में आ जाता है और आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। और इसी तरह चाहे फेसबुक हो या फिर आपके इंस्टाग्राम हो, इंटरनेट पे जो भी अन्य सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप से लेके सभी, उसका भी उपयोग यदि अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से पूरा लाभ है। और बच्चे भी आजकल कोरोना के दौरान पूरे ऑनलाइन पढ़े और काफ़ी सक्सेस भी मिली, और उसकी फ़ायदा भी ये हुआ इंटरनेट के थ्रू कि कई वर्क होम के थ्रू भी काफ़ी काम किया जिससे कई नए आयाम भी क्लियर हुए। पर बात वहाँ आ जाती है कि इसका इंटरनेट का दुरुपयोग करके कोई भी यदि काम करता है तो वो साइबर क्राइम के तहत आ जाता है। अब जैसे यदि किसी का एटीएम है, एटीएम में जाते हैं और डेबिट कार्ड से निकालते हैं, कोई पिन किसी दूसरे को दे देता है या फिर एटीएम बदल लेता है या फिर कोई फ़ोन करके पूछता है कि भाई आपका एटीएम नंबर क्या है, आप बैंक अकाउंट नंबर क्या है। आरबीआई कई बार ऐसे बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि कोई भी बैंक ऐसी जानकारी नहीं लेता है कि आपसे कार्ड नंबर और अन्य चीज़ें लें। तो निश्चित रूप से हमें पूरी तरह सावधानी रखना चाहिए कि यदि कोई ऐसा पूछता है तो आप बिल्कुल मत बताएं। नज़दीक बैंक जो आपका है या आपका बैंक है उससे आप पहले कंफर्म कर लें। कई आपने देखे होंगे कि फेसबुक में भी किसी को हैक कर लेते हो, बताते हैं कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया और आप इतने पैसे इस अकाउंट में डाल दो। और भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करना पड़ता है सामने वालों की कि OTP आया और OTP से आपने दिया और तुरंत उसके बाद पैसे कट जाते हैं। तो सबसे पहले तो अलर्टनेस पूरे साइबर में अपने को जो भी सुविधाएं मिली हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। यदि आपका पिन या कुछ आपका ATM या अन्य चीज़ें हैं वो आप मोबाइल में भी मत डालें। कई लोग मोबाइल में सेव कर लेते हैं, फिर वो कभी सुधरने जाता है या कहीं किसी के हाथ में जाता है तो फिर वो इसके हाथ लग जाता है, उसमें फ्रॉड हो जाते हैं। तो इस तरह आप लोग सावधानियाँ रखें और जहाँ सुविधा है वहाँ आपको सतर्कता भी बरतनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको न केवल आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है यदि दिक्कत आई और अन्य भी उसमें दिक्कत आती है। तो सुरक्षित रहें, सतर्कता रखें, उसमें ही हमारा पूरा वो। जी सर, ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी। सर, बड़े अपराधों से हटकर अगर हम छोटे मोटे अपराधों की बात करें, जैसे चेन स्नैचिंग हुई, फ़ोन स्नैचिंग हुई या लूट जैसी वारदातें, अभी कुछ समय पहले एक पुलिसकर्मी के साथ ही लूट की वारदात हुई, इनको कैसे सर रोका जा सकता है? इसमें तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसके लिए कि अपराध ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं, बेसिक पुलिसिंग का काम करते हैं। जितने भी हिस्ट्री सीटर हैं, जेल रिहाई वाले हैं या फिर अन्य पूरा आपराधिक रिकॉर्ड है, उनको उठा के पूछताछ करते हैं, बात करते हैं और उनका एक क्रिमिनल ट्रैकिंग पूरा करते हैं जिससे आगे अपराध ना हो सके। चेकिंग भी समय समय पर लगाई जाती है, पेट्रोलिंग करते हैं पैदल और गाड़ी से, और नाइट पेट्रोलिंग सब चीज़ करते हैं। पर फिर उसमें यही कहना है कि हमारा कभी आप यदि जाते हैं, कई बार हमने देखा है कि लोग बाग मोबाइल लेके और बड़ा अच्छा मोबाइल है, भले ही एप्पल का हो या बड़ा हो, हाथ में लेके इस तरीके से बात करते हैं जैसे सामने वाला यदि कहीं जा रहा है तो लालायत हो जाता है, फिर जरा सा झटका लगाया और निकल लिया, तो उसमें आपका तो मोबाइल गया और भी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह एक तो सावधानी भी रखें, पर फिर भी हम लोग का दायित्व है कि अपराध मुक्त वातावरण हो। रात को 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, कोई भी जेवर पहन के भी निकलता है तो उसकी सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। पर फिर भी सावधानी रहें, सब लोग सावधानी रख के अपना काम करें। और जहाँ भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि ये फला किराएदार है या बाहर का व्यक्ति ऐसा लगता है, या फिर कोई अचानक ही सबसे बड़ा हो गया कुछ ही साल में कुछ करके, तो वो सारी सूचनाएँ हम लोग के साथ शेयर करें और अपना नाम भी गोपनीय रख सकते हैं और सूचना देंगे तो हम लोग निश्चित रूप से बड़ा अच्छा काम कर पाएंगे। और अभी आपने देखा होगा हाल में ही भली पुलिस के साथ भी एक नया प्रयास किया था, वो सिविल में था, तो हम लोगों ने तत्काल ही उसमें 4 आरोपी और सारा चीज़ राउंड अप कर लिया। कोई भी अन्य अपराध भी होते हैं तो पूरा प्रयास, लूट होती है तो हम लोग ट्रेस भी करते हैं, वो सब चीज़ें साइमल्टेनियस चलती हैं। पर अलर्ट करके सूचना दे के, और आम पब्लिक भी पुलिस का ही अंग है, सिर्फ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का अंतर है, बाकी है तो सब पुलिसिंग का ही हिस्सा।
तो इस तरह नगर रक्षा ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से भी हम लोग प्रयास करते हैं, और इसी तरह आप लोग भी अच्छे से प्रयास कर सकते हैं तो अपराध रुकेगा। जी, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। सर, मेरा अगला सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है कि महिला अपराध को रोकने की कई सारी मुहिम चलाई जा रही है, पर फिर भी ये अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कमी कहाँ है सर? अवेयरनेस की कमी है या पुलिस की सख्ती थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए इस तरफ? बिल्कुल, आपका बड़ा ज्वलंत और आवश्यक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी देखा है महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हो रहे हैं, हम लोग पुलिस और एनजीओ और अन्य लोग भी लोगों को जागरूक करने के लिए बराबर अभियान छेड़े हुए हैं। उसमें यदि झुग्गी झोपड़ी की बात करें अपन, झुग्गी झोपड़ी में काफ़ी अपराध पनपता है। अब उसमें उनकी माँ निकल गई काम करने के लिए, पिताजी निकल गए, बच्ची अकेली है, पड़ोसी है या किसी के भरोसे छोड़ के चले गए, तो फिर उसमें हमें देखना है कि बैड टच और गुड टच क्या अंतर है, तो फिर वो बच्चे छिपाए ना, वो बताएं। तो ऐसे लोगों को हम लोग राउंड अप करके कार्रवाई करेंगे। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो भी बच्चों के साथ या वैसे होते हैं, पड़ोसी या उनके रिश्तेदार ही निकलते हैं। तो एक तो जागरूकता विषय है, और यदि कुछ महिला के संबंध में यदि कुछ कहीं ऐसा है कि अंधेरा है या फिर स्कूल कॉलेजेस हैं या गली में निकलने में दिक्कत है, तो हम लोग के साथ भी शेयर करते हैं। हम लोग भी पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि ऐसे एरिया में लाइट्स लगें और हम लोग की पेट्रोलिंग लगातार हो। और कई आपने देखा हो मजनू अभियान भी चलाते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, उन आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। इवन यदि महिलाओं से संबंधित अपराधी यदि कोई हैं, यदि 2 अपराध हो गए हैं, उससे ज़्यादा अपराध हैं, तो हम लोग हिस्ट्री शीटर भी और अन्य कार्रवाई भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रयास करेंगे, और इसमें निश्चित रूप से जागरूकता का एक बहुत बड़ा विषय है, वो लगातार होता रहे। तो जो बच्चे हैं वो भी हमें बताएंगे, और ऐसे जो बच्चे जो अपराधी हैं वो जो छिपे नहीं रह सकते हैं, और हम लोग कार्रवाई करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा हो कई लोगों को तो फांसी की भी सजा हुई है और भी अन्य चीज़ें हुई हैं, जिससे एक भय का वातावरण अपराधियों में बना भी है, और ऐसे में अपराध रुकेंगे भी। हम लोग अभी बेसिक पुलिसिंग में पूरा काम भी कर रहे हैं। जी सर, अब मेरा आखिरी सवाल, आप राजधानी भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 24/7 का आपका जॉब है। चूँकि राजधानी में है तो प्रेशर भी है, टेंशन भी है, तो ये प्रेशर घर भी जाता है या इसे बाहर ही छोड़ देते हैं? क्योंकि समय का अभाव है तो परिवार की शिकायत तो रहती होगी। बिल्कुल बिल्कुल रहती है, और पुलिस को तो हमेशा आपको पता है कि सभी 24/7 काम करते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि कहीं कोई हम लोग को ज़रूरत हो पुलिस ना पहुंची हो, चाहे वो सुबह प्रभात गश्त हो या रात्रि गश्त हो या मॉर्निंग में वीआईपी ड्यूटी हो या फिर आपराधिक गतिविधियाँ हो, सभी में पुलिस पूरे सिर्फ राजधानी की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की, पूरे भारत की सभी जगह इसमें लगी है कि अपराध किसी तरह ख़त्म हो और रोकथाम उसकी पूरी तरह से कर सकें। पर हम लोग भले ही घर में भी यदि जाते हैं तो भी कई बार ऐसा रहता है कि वो दिमाग में चलता रहता है कि फला घटना है या फला वो है। बच्चे सामने बैठे हुए हैं, मैडम बैठी हुई हैं, पर हम लोग उसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं ले पाते हैं। निश्चित रूप से आप जहाँ तक देश की बात करें या सुरक्षा की बात करें तो पुलिस अग्रणी है, और परिवार से निश्चित रूप से वो ऊंचा है कि हम पहली प्राथमिकता वहाँ दें। फिर भी हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, और निश्चित रूप से समय मिलता भी है थोड़ा बहुत कि जो जिस हिसाब से हम लोग पूरा परिवार को समय देते हैं और रहते हैं उनके साथ, एंजॉय करते हैं, और वो भी बड़े खुश रहते हैं कि मिलना जुलना तो चलता रहता है देश में और अच्छा हो। जैसे आपको बताया था एक अभी, अब बच्ची एक किडनैप हुई, हम लोग की माननीय वीवीआईपी ड्यूटी थी, उसके बाद शाम को आते ही पता चला कि एक बच्ची किडनैप हो गई, तो बस तुरंत भागना पड़ा। बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, अभी तो आए हो, पर वो बड़ा सेंसिटिव इशू था। 5 साल की बच्ची का किडनैप हुआ, पर हम लोगों ने पूरी टीम ने न केवल बच्ची को बरामद किया, इवन आरोपियों को भी बरामद करके और गिरफ्तार करके भेज दिया। फिर घर पहुंचे तो लगा भी पूरा, बच्ची ने पहले ही पूछा उस बच्ची का क्या हुआ, आरोपी का क्या हुआ, तो अब वो भी बिल्कुल पूरे पुलिस वाले बन गए हैं। तो ये फायदा भी है और अच्छा भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आने वाले समय के लिए आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपने याद किया, धन्यवाद आपका। तो ये थे दिनेश कुमार कौशल जी, जिन्होंने कई अहम मुद्दों पर हमसे चर्चा की, अपने अनुभव हमसे साझा किए, अपराधों से सुरक्षित रहने की महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। तो आप भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। कृषि को कैसे बनाएं लाभ का धंधा।
कृषि व्यवसाय से क्यों नहीं मिलता उचित लाभ? अब ना हो निराश, खबर भारत है किसानों के साथ। खबर भारत पर होगी